सारा यहाँ रखा है। उन्होंने कहा नहीं, इनवॉइस तो चली गई है। अब वो एक झगड़ा हो गया। उसने कहा कि जी इनवॉइस चली गई है जब, तो सेल तो सिस्टम में आ जानी चाहिए। अकाउंटिंग वाले ने कहा कि स्टॉक तो मेरे पास यहाँ पे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो तो अभी डिस्पैच नहीं हुआ, तो मैं कैसे सेल बुक करूं? कौन सही है इन दोनों में से? सेल बुक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप में से अकाउंटिंग के बैकग्राउंड वाले कितने लोग हैं? ठीक, तो आप लोग ये जवाब नहीं दें अभी, मुझे बाकी लोगों से जवाब चाहिए। सेल बुक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कौन सही है इन दोनों में से? नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। रिस्क एंड रिवॉर्ड से क्या मकसद है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने से क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइव जी, आपका अकाउंटिंग से ताल्लुक तो नहीं है? सही है। राइट, सेल रिटर्न भी हो सकती है, बिल्कुल। तो ये हमने दो तीन चीजों की बात की ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस स्टॉक को अगर कुछ हो जाए तो फिर क्या, कौन जिम्मेदार है? इंश्योरेंस कवरेज कौन लेगा? फिर अगर कल को वो आपने ये इनवॉइस भेज दी, स्टॉक तो वही रखा हुआ है, फिजिकली तो कोई मूवमेंट नहीं हुई ना, कोई हैंड चेंज नहीं हुए, सिर्फ पर्चे पे तो कंपनीज ऑपरेट नहीं करती। तो जब तक स्टॉक पहुंच ना जाएगी, तो अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सेल बुक हो जाती है जब आपका स्टॉक डिलीवर हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा, लाहौर ने भी, यहां पे भी जिन लोगों ने बात की। लेकिन एक और भी प्रिंसिपल है, अगर मंथ एंड के करीब ये इस तरह से सेल हो रही है, ये ईयर एंड के करीब इस तरह सेल हो रही है, देन इट ऑल्सो हैज टू बी इंश्योर्ड कि वो सेल वहां पे रिसीव हो गई हो। ये नहीं कि इन ट्रांजिट हो। इन ट्रांजिट हो, पता लगा सेल बुक हो गई, अकाउंट्स क्लोज हो गए, अगले दिन वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और वापस घूम के वेयर हाउस में आ गई। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। तो वो उसका एक जो सेल रिसीट है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेरीफाइड एक्चुअली, दैट इज चेक। तो जब भी ये बहुत सारी जगहों पे ये प्रिंसिपल होता है, आपने ईयर एंड पे भी आप देखेंगे कंपनीज में कि जनरली ईयर एंड से 3 दिन पहले क्लोजिंग करते हैं, टू इंश्योर कि बाय द टाइम 31 तारीख हो, वो स्टॉक्स रिसीव हो चुके हों जिसको आपने बेचे हैं उसको, कस्टमर को। डज इट मेक सेंस? तो ये तो हो गया सेल का रिकग्निशन की बात। नाउ इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा इसकी खैर जाहिर है हमने ये बात कर ली, सो आई स्किप थ्रू इट। ये वही है बेसिकली, कंपनी सी इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग पूल टेबल्स। ऑन 31st December कंपनी सी सेल्स अ पूल टेबल टू कैफे सी फॉर $5,000. The pool table was not paid for unit January 15th and it was not delivered to the bar until 31st January. ठीक है, 31 दिसंबर को बेसिकली वो सेल हुई, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई 15 तक और डिलीवर नहीं हुआ 31 तक। व्हेन शुड सेल बी रिकॉर्डेड? इन तीनों डेट्स में से किस डेट पे सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए? जब वो बेची गई किताबों में, जब वो उसकी पेमेंट आई 15 को, या जब वो डिलीवर हुई 31 को? बिल्कुल। तो चले, एक तो हमारी आज की अचीवमेंट हो गई है, ये कॉन्सेप्ट तो सुपर क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं एसेट्स पे। अब हम सेल से स्टेप आउट करते हैं, बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? अब हम जरा सा थोड़ा सा क्विकली मूव करेंगे, ताकि उसके बाद जो फार्मा वाला मेन पार्ट है, और वो अली बुलानी आपको ज्वाइन करेंगे उसके बारे में मजीद और चीजें बताने के लिए। एसेट्स में कितने टाइप के एसेट्स हैं? क्या क्या? फिक्स्ड एंड करंट, ओके। कौन समझता है कि फिक्स्ड और करंट के अलावा और भी टाइप्स हैं एसेट्स की? क्या कोई ऐसी चीज जो
ये टेबल है, ये एसेट है या नहीं है? अगर बेचने के लिए तो वो स्टॉक होगा, अगर यूज करने के लिए तो वो अभी हम अज्यूम कह रहे हैं कि हमारे यूज के लिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बट ये हमारे यूज के लिए है, ये हमारा एसेट है, इसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। टैंजिबल। क्या कोई इंटैंजिबल टाइप की भी चीज होती है? गुडविल, पेटेंट्स, क्यों वो क्यों एसेट है? उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? वो एक इम्पोर्टेंट आपका एसेट है क्योंकि वो सेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप कंपनी सेल करते हैं तो दे काउंट। एग्जैक्टली। ब्रांडेड, अनब्रांडेड, ये सारी चीजें आपने सुनी है। बहुत सारे लोग कभी ये कहते हैं कि जी इसमें क्या फर्क है? दो, एक अनब्रांडेड चीज है, एक ब्रांडेड चीज है, वो कहते हैं इन दोनों में क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो नाम है, कभी ऐसा सुना है आपने कि ये नाम, कि ये टैग उस पर लगा हुआ है इसलिए उसकी प्राइस जो है ना वो डबल हो गई है? ये वो गुडविल है जो बिकती है। और सिंस वो गुडविल जो है वो उसकी बेसिस पे कंपनी कमा रही होती है, उस पर एक रिटर्न आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन एसेट। बट वो गुडविल मुझे नजर नहीं आ रही, मैं उसे छू नहीं सकता। आई डोंट नो किधर है, क्या है, इट्स समवेयर अराउंड, राइट? उसकी एक वैल्यू भी होती है, बट वो क्या हो गया फिर? इंटैंजिबल। तो आप लोगों ने क्या कंक्लूड किया, कितने टाइप के एसेट्स हो गया? फिक्स, करंट, टैंजिबल, नॉन टैंजिबल। जनरली नॉन टैंजिबल फिक्स्ड के अंदर होता है, करंट में जनरली नहीं होता, बट एनी हाउ अभी लेट्स कीप इट अ लिटिल सिंपल। फिक्स्ड क्या होगा एसेट? ये टेबल जो है फिक्स्ड होगी या ये फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? क्यों है फिक्स्ड एसेट? बेनिफिट इसका, वी विल गेट द बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर? आपने बात की ये टेबल की कि बेचने के लिए है या इस्तेमाल के लिए है। यही टेबल अब बेचने के लिए है मेरे पास। अब ये क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होगा? करंट एसेट। क्यों होगा करंट एसेट? इसलिए कि अब उससे आपको जो फायदा होगा वो विद इन 12 मंथ्स हो जाएगा, अनलेस कि ये इतनी बुरी है कि वो बिकी नहीं। बट अभी हम वो अज्यूम नहीं कर रहे हैं, अभी आपने नॉर्मल बिजनेस में है ये। क्लियर? तो सेम चीज अगर आपके इन्वेंट्री का पार्ट है तो वो करंट हो जाएगा, अगर आपका वो इस्तेमाल का है तो वो नॉन करंट हो जाएगा। अच्छा जी, टैंजिबल नॉन टैंजिबल क्लियर है, करंट नॉन करंट क्लियर है। एक लेवल आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो एसेट है, नॉन करंट एसेट, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? मैंने ये चेयर खरीदी 5,000 रुपए की, सॉरी, इस पे बैठ के मैं रोज जो है अपना बिजनेस करता हूं। ये चेयर कंट्रीब्यूट करती है मुझे कमाने में, लेकिन इस चेयर की एक लाइफ है। तो वो यूजफुल लाइफ की बेस पे, अब मैंने ये तो पहले कर लिया था ना कि एसेट जो है वो बैलेंस शीट में आता है, ये 5,000 रुपए बैलेंस शीट में आ गए, लेकिन हर साल क्या ये एक्सपेंस आउट होगा कुछ ना कुछ? एग्जैक्टली exactly. तो डिप्रिसिएशन क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि आप इस शेयर का अगर मैं 5 साल में ऐसे यूज कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि ये हर साल एक ही तरह की मुझे वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगी, तो हर साल हजार हजार रुपए मेरे एक्सपेंस में आते जाएंगे, ये एक्सपेंस आउट होती जाएगी। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नॉन टैंजिबल एसेट है वो, उसको फर्क पड़ता है, एमोटाइज होगी। तो यानी कि कॉन्सेप्ट सेम है। नॉन टैंजिबल के केस में वो एमोटाइजेशन कहलाता है, टैंजिबल के केस में वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। एमोटाइजेशन जैसे आपकी गुडविल है कोई, ठीक है, और उस गुडविल पे आप मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जो ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। आज से काफी साल पहले यूनिलिवर ने मतलब चले इस तरह कह लें कि वॉल्स ने जो है पोलका को एक्वायर कर लिया। याद है पोलका?
अब पोलका एक ब्रांड था, बट मे बी उनका जो कंपनी है, आई डोंट नो दिस फॉर श्योर, मैं आपको एक केस ऐसी असम्पशन बता रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। मे बी उस कंपनी ने उस वक्त सोचा हो कि जी पोलका जो है ना मेरे लिए मायने नहीं रखता, मुझे तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना वॉल्स का जो ब्रांड है वो मैं बेचूं। और साथ में उसने कहा कि यस, कुछ ब्रांड्स मेरे लिए मायने रखते हैं, जैसे चौक बार है, आज आपको नजर आती है चौक बार, पोलका की होती थी ओरिजिनली। पॉपकॉर्न, जेट स्पॉट, मे बी ये 3 नजर आते हैं, इसके अलावा और आपको और कुछ नजर नहीं आता मार्केट में, राइट? लेकिन उनकी भी कोई ना कोई ब्रांड वैल्यू उस वक्त होती होगी। जब वो इन्होंने एक्वायर किया, उन्होंने तो ब्रांड वैल्यू उसकी बेचा होगा, बिकॉज उन्होंने तो जाहिर है सारे ब्रांड्स बेचे उनको, उन्होंने पोलका के भी पैसे लिए होंगे। बट जब इन्होंने लिया, इन्होंने ब्रांड एक्वायर किया, बट सिंस दे न्यू कि जी मैंने इस ब्रांड को, आई डोंट, डजंट रियली मीन एनीथिंग टू मी, मैंने तो वॉल्स के नाम पे बेचना है, तो उन्होंने उस ब्रांड पर कोई और इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। जैसे ही एक्वायर किया, उसके बाद पोलका के एड जाना बंद हो गए। जब एड जाना बंद हुए, ब्रांड, जाहिर है ब्रांड ऐसे नहीं कोई भी ऑटोमेटिकली नहीं चलता रहता, उसकी गुडविल आपको मेंटेन करनी होती है, उसकी वैल्यू मेंटेन करनी होती है, राइट? तो जब वो इन्वेस्टमेंट बंद की, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांड डिटोरिएट होना शुरू हो गया। और वो, अब जैसे ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर मैं इस्तेमाल अगर करना छोड़ दूं और इसे बिल्कुल मैं पैक करके एक जगह पे रख दूं अपने पास, तो मे भी शायद ये डिटोरिएट ना हो। और उस समय ये कह सकता हूं कि जी फिर तो मैं इसका जो है ना 20 साल में, ये 20 साल तक इस्तेमाल होती रहेगी, तो मैं अगर हर साल जो है ना इसके थोड़े थोड़े पैसे भी वो करके, और 20 साल में मैं इसे 5,000 पूरे करूं। बट जब मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी भाई साहब या दोस्त, मैं उनसे बात कर रहा था इसलिए वो तो जिस तरह ये चेयर है, अब अगर ये इस्तेमाल हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली वो डिप्रिशिएट हो रही है ना, जो इंटेंजिबल एसेट है, जब आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, तो वो फिर डिटोरिएट होना शुरू होगा, वो गुडविल डिटोरिएट होना शुरू होगी। तो वो एमोटाइजेशन कहलाता है कि आपने फिर उसका फिक्स कर लिया कि जी 5 साल में ये जो ये सब एक गुडविल की मिसाल है। इंटेंजिबल एसेट्स और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइसेंसेस हैं। लाइसेंसेस की एक, इसके और ज्यादा आसान एग्जांपल ये है कि कुछ लाइसेंस है, उनकी ड्यूरेशन होता है, आपको वो लाइसेंस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलता है। वो आपको 5 इयर्स के लिए लाइसेंस मिला, तो वहां तो बड़ा सिंपल है कि यू नो कि 5 साल के अंदर वो एक्सपायर होना है, आपने उसके मे बी आज 1 मिलियन रुपीज पे किए, सो यू नो कि जी यू हैव टू एमोटाइज 200,000 रुपीज एवरी ईयर। ओके, सो बेसिकली देखें, अकाउंटिंग जो डिप्रिसिएशन है वो आपकी इंटरनल, यू कैन हैव वेरिइंग एस्टिमेट्स फॉर दैट, वो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इट कैन चेंज। लेकिन टैक्स लॉस के हिसाब से देर आर सर्टेन परसेंटेजेस विच आर फिक्स्ड, कुछ यूजफुल लाइफ फिक्स होती है। अभी मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज इट्स समथिंग जो, I mean, which is not really specific to, first of all, pharmaceutical industry, overall वो है, but जैसे generally buildings का is 20 years, at times 10 years है, land का generally आप you know जो 99 years lease होती है उसके हिसाब से 1% per year generally वो हो रहा होता है, आप depreciate करते हैं। IT assets जो हैं वो 3 साल भी होता है, 4 साल भी होता है। जो इस तरह के assets हैं, tables, chairs, furniture, ये generally 5 years पे होता है। कार्स जो हैं 5 इयर्स पे होती हैं। तो जी आप बताएं क्या होगा। वाई? Because it's on percentage wise, तो एक जनरली proposed percentage का अगर depreciate होगा good, straight line basis पे होगा, किसी साल कम यूज होगा, किसी साल ज्यादा यूज होगा, you can't judge that, वो तो equally पे distribute होगा। अच्छा,